सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में अब अप्रॉक्स 40 दिन का समय बचा हुआ है और बचे हुए 40 दिन में आपको मेनली करना है रिवीजन, ठीक ना। और मैं भी अपने इस यूट्यूब पर अब प्रयास करूंगा कि जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, उन सब का भी बारी बारी से जितना भी हमसे हो पाएगा वो मैं आपको एक रिवीजन लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का दे दूंगा, चाहे वो लुसेंट पे हो जाए या एनसीईआरटी हो जाए, वो सब भी आने वाले समय में मैं वो लेक्चर लूँगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, जो बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, और बिहार का जो मध्यकालीन जो इतिहास है बिहार का, वो मैं कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ देखिए, जो प्राचीन बिहार का इतिहास है, मोटा मोटी भारत का प्राचीन इतिहास है, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें और वैदिक काल को छोड़ दें तो उधर जो मगध एम्पायर के बाद जो बिहार का प्राचीन इतिहास मोटा मोटी वही जो भारत में पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम थोड़ा सा बहुत ही कम तक करेंगे, तो आप लोग उसको ऑलरेडी पढ़ लिए, हाँ, लेकिन मध्यकालीन बिहार के इतिहास को थोड़ा सा हम डिटेल से बता देंगे ताकि वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो पहले जो काल का जो विभाजन हम लोग करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, तो बिहार में तीनों काल का जो है हमको लोकेशन या स्थल मिला है। जैसे कि अगर हम पूर्व पाषाण काल, जिसमें कि स्टोन एज जिसको हम लोग बोलते हैं, मुंगेर है, पटना है, नालंदा या गया है। जैसे मुंगेर के भीम बांध से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। जब मध्य पाषाण काल, जहाँ पे औजार के साइज थोड़ा छोटा हो गया, वहाँ भी हमको मुंगेर से कुछ न कुछ औजार मिला है। और नवपाषाण काल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी यहाँ उसको ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। चिरान किस डिस्ट्रिक्ट में, सारण जिला में है, और एक क्षेत्र वैशाली में यहाँ हमको नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुआ है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्राचीन जो क्या कहते हैं, प्राचीन बिहार में तीनों काल के अवशेष मिले, हाँ, मैं तीनों काल के हमको साक्ष्य मिला है। क्योंकि इस बार 71st बीपीएससी पीटी में मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाला, और कुछ फैक्चुअल हो सकता है। आप 68 का पेपर देखे होंगे, 69 का पेपर देखे, वहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और 70 में पूरा फैक्चुअल था। तो दोनों मिला के आप ऐसे तैयारी करें ताकि 71st आप एक अच्छे से दे पाए। तो ये आप काल का एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपका वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में मगध को कीकट और यहाँ रहने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में जो है ना आपका अंग और मगध की जानकारी हमको मिलती है। तो जब मगध एम्पायर जब आप आगे पढ़ेंगे, जहाँ महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है, तो पूरे भारत में उसमें 16 महाजनपद है। 16 में फिर 3 महाजनपद का क्षेत्र कहाँ है, बिहार में। अभी लोकेशन वाइज आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, सबसे हम बात करते हैं यहाँ पूरब में अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी वर्तमान कहाँ, उसमें थी चंपा में। और अभी ये भागलपुर मुंगेर का इलाका, अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको पता है ये अंग महाजनपद, जहाँ भी उधर अंगिका भाषा भी जो है ना बोला जाता है। फिर एक जो सबसे पावरफुल जो 16 में से जनपद निकल के सामने आया महाजनपद, उसमें आपका मगध महाजनपद का नाम आता है। तो इसका जो अभी क्षेत्र अगर देखा जाए, नालंदा और पटना के आसपास का इलाका ये था, ठीक ना, राजगीर तक ये था, ठीक ना। राजधानी पहले राजगीर, फिर पाटलिपुत्र ऐसे बना। फिर तीसरा जो महाजनपद है वो वैशाली, कहाँ, बज्जी महाजनपद, ठीक ना। इसका एरिया मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का है। राधा इसका वैशाली, विदेह, मिथिला सब बनते रहा। और प्रथम गणतंत्र व्यवस्था आपका कहाँ था, वैशाली में था। तो ये 3 लोकेशन आप देख लीजिए। सबसे पूरब में आपका कौन सा है, अंग जनपद है। फिर यहाँ देखिए गंगा के दक्षिण में आपका ये मगध जनपद है। और गंगा के उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये कौन सा, बज्जी संघ आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोकेशन बेस्ड बिहार का इतिहास या कोई भी बिहार का टॉपिक पढ़ेंगे ना, एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछा कि किस महाजनपद में कौन सी नदी का मतलब कि बहाव है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ पे लोकेशन जब तक आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे देखिए, अगर आप महाजनपद क्या कहते हैं, हाँ, ये हो गया। अब ये 3 महाजनपद आप इसको मोटा मोटी याद रखिएगा। अब जो महाजनपद जब मगध साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो आपको पता है इसमें प्रमुख राजवंश कौन था, हर्यक वंश था, शिशुनाग था, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर बाद में आगे इसमें सातवाहन वंश भी आता है। ये क्रम आप याद रखें। मैं सिर्फ शॉर्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का एक बार आप लोग को मैं कर देता हूँ रिवाइज, बाकी आप लोग इसको जो है ना डिटेल से हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इसको कवर करेंगे ही करेंगे। देखिए, मगध के प्रमुख जो राजवंश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका क्या, बृहदत्त वंश में आपका बृहदत्त इसके संस्थापक थे। फिर जो अगर हम हर्यक वंश की बात हम करते हैं तो यहाँ बिंबिसार इसकी
संस्थापक है, ठीक ना। इसके राजवंश का नाम जीवक था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अजातशत्रु, ये इसके समय प्रथम बौद्ध संगति होता है। फिर आपका उदाईन, ये पाटलिग्राम बसाया था, ठीक ना। पाटलिपुत्र को मगध की क्या बनाया, राजधानी भी बनाया। अगर अंतिम यहाँ पे नागदशक, ये हर्यक वंश का कौन सा अंतिम शासक है। फिर इसमें आपको शिशुनाग में आप याद रखना, शिशुनाग इसके संस्थापक हो गए। कालाशोक, ऐसा शासक जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हो रहा है, ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंद वंश। देखिए नंद वंश में क्या है कि जो महापद्म नंद इसके संस्थापक थे, इन्होंने जो ना सर्व क्षंत्रांतक की उपाधि लिया था और एकराट की भी उपाधि इसने लिया था, और भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक भी इसको कहा जाता है। कलिंग विजय इसने भी किया था, बाद में फिर अशोक हुआ, लेकिन ये कलिंग विजय महापद्म नंद ने भी किया था। धारण इसका अंतिम शासक था, ये ध्यान रखना। और इसी को जो हरा के ना मौर्य वंश की क्या होती है, आपकी स्थापना होती है। मौर्य वंश में आप ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें ध्यान ये रखना है कि जो है इसके दरबार में मेगनस्थिस नाम का जो है ना आपका यात्री आता है, ठीक ना। किताब का नाम है इंडिका। अपने किताब में भारतीय समाज को 7 वर्गों में वो क्या करते हैं, बांट के देखते हैं। दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक और कौन है, सभासद है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है, श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई, और ये संलेखना पद्धति के द्वारा इनकी ये मृत्यु को प्राप्त हुए। नेक्स्ट शासक कौन है, बिंदुसार। देखिए बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रु विनाशक कहा जाता है। बस ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक महान शासक के बारे में देखिए क्या क्या आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या जानने की चीज़ है। अशोक का नाम किस किस अभिलेख में मिलता है, मास्की में, गुर्जरा में, निट्टूर में और उद्गेलम में। बस ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो बौद्ध संगति इसी शासनकाल में होता है आपका। अशोक के शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में टी पेलेंथर ने किया था, ठीक ना। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। बिहार में पाए जाने वाले अशोक के 3 स्तंभ, रामपूर्वाभिलेख, लौड़िया अरेराज और लौड़िया नंदनगढ़, आप इसमें ध्यान में रखेंगे। बाकी आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी पर उन्होंने गुफा का भी क्या किया था, निर्माण किया था। ये आपका मोटा मोटी मौर्य वंश हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें अगर हम चाणक्य की बात करते, इसको विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी नाम है इनका, ठीक ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो है ना राज शासन की व्यवस्था में प्राचीनतम पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 जो प्रकरण शामिल है। चलिए अब आगे देखिए शुंग वंश और आपका कौन सा हो गया, कर्ण वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ठीक ना। फिर इसमें इसके अंतिम शासक नाम देवभूति है। कर्ण वंश के स्थापक कौन है, वासुदेव है। और अंतिम शासक कर्ण वंश का कौन है, सुशर्मा। ये सब हम लोग करेंगे मतलब कि जब प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए बाकी गुप्त साम्राज्य में आपका श्रीगुप्त इसके संस्थापक हो गए, ठीक ना। फिर इसके जो प्रतापी राजा का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराधिराज की उपाधि लिया, गुप्त संवत शुरू किया। फिर समुद्रगुप्त आ जाएंगे, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। बिना बजाते हुए सिक्के पर इनको दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट एक और राजा जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक ना। चीनी यात्री फाइजान इन्हीं के शासनकाल में आया था। कुमारगुप्त इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग चल देते हैं यहाँ पे, जहाँ पाल काल जो पाल वंश का जो इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन पीटी में भी पूछ सकता है। देखिए पाल काल जो बिहार है, इसके संस्थापक का नाम गोपाल है। संस्थापक का नाम क्या है, गोपाल है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार से इन्होंने कराया, ठीक ना। फिर जो है धर्मपाल त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके, इसमें भाग लेने वाला पहला शासक कौन था, धर्मपाल ही था। उत्तरापद स्वामीन का उपाधि ये लेता है। विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इसने किया है, ये ध्यान आप इसमें रखिएगा। बाकी देवपाल सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ रामपाल इसके जो है ना अंतिम शासक थे किसके, पाल वंश के। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें मेनली हम पढ़ते हैं मध्यकालीन जो है ना बिहार। देखिए मध्यकालीन बिहार का सिंपल देखिए कैसे इसको लिंक आप कैसे जोड़ सकते हैं। जब आपका पाल वंश का शासनकाल चल रहा है मतलब कि पूरा बिहार के आसपास, तो यहाँ पे कर्नाट वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्नाट वंश में देखिए क्या आपको पढ़ना है, लगभग ये 1097 से लेकर 1378 ईस्वी के आसपास कर्नाट वंश रहता है। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में ही मिथिला तिरहुत में ज्ञानदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ज्ञानदेव ने अपनी राजधानी
रौगढ़ को बनाया। ज्ञानदेव ने कर्नाटक कुलभूषण की क्या लिया था, उपाधि लिया था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था, ठीक ना। कर्नाटक वंश के बाद एक कोयनाड़ा वंश भी आया था जिसके संस्थापक कौन थे, जयपति ठाकुर। देखिए ये सब फैक्चुअल है, स्टेटमेंट बेस बना के कुछ भी आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है। एक अगला वंश का नाम है वेनवार वंश। देखिए वेनवार वंश का क्या है, देखिए 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के बाद वेनवार वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम था महाराजा शिव सिंह थे, ठीक है। इनके दरबार में कौन रहते थे, विद्यापति कवि रहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। विद्यापति वाले हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 1350 ईस्वी में होता है। स्थान का नाम है बिस्फी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अभी। पिता का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम हाफनी देवी। इनके गुरु का नाम था हरि मिश्र। दरबारी कवि किसके थे, महाराज शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के भी थे। उसके बाद कीर्ति सिंह राजा बने थे, दोनों के दरबार में ये रहते, ठीक है। इन्होंने कीर्ति सिंह के नाम पर कीर्तिलता नाम का ग्रंथ लिखा था। इस पुस्तक की भाषा मेनली मैथिली ही है, लेकिन संस्कृत और प्राकृतिक में भी ये इसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है। इनकी प्रमुख रचना का नाम, विद्यापति के प्रमुख रचना का नाम याद रखिए, भू परिक्रमा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, विभागसार, वर्षकृत और गया पतल। ये इसमें आपको ध्यान में रखिएगा विद्यापति का ये बुक का नाम। अगला हम लोग पढ़ते हैं दरभंगा राजवंश के बारे में। इसके संस्थापक का नाम है महेश ठाकुर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। लगभग ये 1556 ईस्वी के आसपास की घटना है। इस वंश के शासक का संबंध नेशनल मूवमेंट से रहा है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में से एक थे और अंतिम राजा कामेश्वर सिंह संविधान सभा के मेंबर भी थे। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात हम करते हैं, देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है कि बिहार पर प्रथम तुर्क आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक ना। 1197-98 में इसने उदंतपुरी महाविहार को जीता। इसने नालंदा महाविहार को ध्वस्त किया। कब, ये 1200 ईस्वी का घटना है। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को जीते हुए प्रदेशों का अधिकार प्रदान किया तथा लखनऊती में अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बख्तियार खिलजी ने। 1204 ईस्वी में कर्नाट वंश के राजा नरसिंह को भी हराया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी की हत्या अंतिम में अली मर्दान खिलजी ने 1206 में किया। इसको बिहार शरीफ में क्या किया गया था, दफनाया गया है। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इल्तुतमिश जब शासक बना किसका, दिल्ली सल्तनत, बिहार में किसको भेजा, मलिक अलाउद्दीन जानी को। ये ध्यान में आप रखिएगा। जब गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल आया तो इसने क्या किया, राजा हरि सिंह को हराया था, ठीक ना। तुगलक काल में सूफी संत याहया मनेरी का बिहार आगमन हुआ था। तुगलक काल के प्रशासक मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में ही है। अब नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा आएगा आपको चेरो वंश। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का भी कुछ उदय हुआ था। इसका क्षेत्र शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और मेदिनी राय इसके सबसे प्रतापी राजा थे। नुहानी वंश देखिए का जो क्या है इसमें है, इसके संस्थापक का नाम है बहार खान नुहानी, ठीक ना। तो अब देखिए अगला क्या होगा, बिहार में कुछ अफगान शासक को हम लोग देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब है, 1540 से लेके 1545 के बीच में। वास्तविक नाम इनका फरीद खां है, ठीक ना। बहार खान नुहानी ने शेर खां की उपाधि इनको दिया था। देखिए कुछ इनके युद्ध के बारे में जान लीजिए, और युद्ध कब हुआ और किससे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध का नाम है फुरजगढ़ का, 1534 में हो रहा है, बंगाल को हराया था। चौसा युद्ध 1539 में होता है, हुमायूं को हराया था। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, ठीक है, 1540 में। इसी के बाद वो दिल्ली के क्या बने थे, शासक बने थे। और 1545 में हुआ युद्ध कालिंजर का, जहाँ शेरशाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अपने मकबरा का निर्माण स्वयं शेरशाह ने शुरू कर दिया था, क्योंकि कालिंजर युद्ध में उनकी मौत के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह उस मकबरा को क्या किया, पूरा किया। और शेरशाह जब्ती प्रणाली के क्या थे, जन्मदाता थे। ये हो गया इसके बारे में, ठीक ना। बाकी देखिए बिहार में मुगल काल में देख लेते हैं। देखिए 1580 में क्या हुआ, अकबर ने बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया तथा खाना मुनीम खां को बिहार का क्या बनाया, गवर्नर बनाया। 1605 में जहांगीर ने लाल बेग बाज बहादुर को यहाँ का बनाया सूबेदार। नूरजहाँ का भाई इब्राहिम खां भी बिहार का क्या बना था,
सुबेदार जिसने कि मनेर में मखदूम खान दौलत का क्या बनाया था, मकबरा। मकबरा पूछता है कि कहाँ है, कहाँ बनाया, किसने बनाया, ये फैक्चुअल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। औरंगजेब ने शहजादा अजीम को सूबेदार नियुक्त किया था, इसने पटना का नाम रखा अजीमाबाद। ठीक। फर्रुखशहर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था। ये मुगल शासक है जो जिसका कि राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है, पटना में हो रहा है। इसके बाद देखिए बिहार का शासन बंगाल के नवाब को सौंप दी गई। फिर बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको सौंप दी, ब्रिटिश। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश शासन की अच्छे से स्थापना हो जाएगी। तो नेक्स्ट जब मैं इसमें लेक्चर लूँगा जिसमें मैं पूरा आधुनिक बिहार के इतिहास पढ़ा दूँगा, जिसमें यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेके 1947 तक का बिहार का मैं इतिहास मतलब ईयर बाय ईयर में आपको बता दूँगा। उसमें सारे फैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछता है वो मैं एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता दूँगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा बिहार का इतिहास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और ध्यान मैं बता देना चाहता हूँ, जुलाई 2025 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपको आज या कल तक में मिल जाएगा, उसका PDF भी मिल जाएगा। तो बिहार करंट अफेयर्स अगस्त 2024 से लेके आपका जुलाई 2025 तक का कंप्लीट हो जाएगा। उसका PDF, उसका लेक्चर सब यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ वहाँ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाकी नेशनल इंटरनेशनल का भी लेक्चर आपको मिल रहा है। तो कोशिश रहेगा अगले 15 दिनों में जितना भी हो सकेगा सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स में सब आपको लगभग आधे घंटे 1 घंटे के पर डे वीडियो में सब कुछ रिवाइज करूँगा। और ये अभी से नहीं, 67 से लगातार मैं 67, 68, 69, 70 में लगातार मैं PT मेंस के लिए काम कर रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।